नमस्कार, ये है आवाज टुनाइट। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की बड़ी और अहम खबरें आपके लिए। वो खबरें जो होती हैं आपके काम की, आपके फायदे की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। टीसीएस के उम्मीद से बेहतर नतीजे, डॉलर आय में 4.25% का उछाल, एक पर एक शेयर देने का भी ऐलान। बाजार में फिर लौटी तेजी, निफ्टी 10,500 के पार, आईटी और मेटल शेयर चमके। सर्विस में कोताही पर एयरलाइंस को देना होगा जुर्माना। फ्लाइंग 6 घंटे लेट होने पर फ्लाइट पर मिलेगा पूरा पैसा वापस, डीजीसीए का प्रस्ताव। चुनाव में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर संसदीय समिति सख्त, सरकार से कहा फेसबुक ट्विटर से लिखित में ले गारंटी। ऐसा स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल की बोली पर फिर होगा विचार, एनसीएलटी ने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिए निर्देश। जज लोया केस की नहीं होगी एसआईटी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, कांग्रेस ने फैसले पर उठाए सवाल। देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज का जलवा कायम, ट्रेडिंग के शुरुआती घंटे में कॉम्पिटिटर से 5.5 गुना बढ़ा। और BMW कॉम्पैक्ट एक्सयूवी X3 का नया अवतार लॉन्च, पहले से ज्यादा हल्की और आकर्षक डिजाइन, कीमत 50 लाख से शुरू। आवाज टुनाइट में सबसे पहले बात आपकी और हमारी। सीएनबीसी आवाज की बुलंद आवाज को आपका साथ लगातार मिल रहा है, इसीलिए हमें यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बाजार के दौरान 81% लोगों ने देखा है सिर्फ सीएनबीसी आवाज, और आवाज रहा है अपने प्रतिद्वंदी से 4 गुना से ज्यादा बड़ा। इतना ही नहीं, जब बाजार खुलते हैं और चाहिए होती है सबसे भरोसेमंद सलाह, सटीक सलाह, तो भी आपकी पहली पसंद बना है सीएनबीसी आवाज, जहां करीब 85% लोगों ने चुना है आवाज को, और आवाज रहा है अपने प्रतिद्वंदी से 5.5 गुना से भी बड़ा। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज की एक और बड़ी अहम खबर, और वो है टीसीएस के नतीजे। तो टीसीएस के नतीजों ने आज निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला काम किया है। 50 साल पूरे होने के मौके पर टीसीएस ने एक के बदले एक बोनस शेयर का ऐलान भी किया है। इधर चौथी तिमाही में कंपनी ने अनुमान से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की डॉलर आय ने खुश किया है। कंपनी का मुनाफा 6,531 करोड़ से बढ़कर 6,904 करोड़ पर पहुंच गया है। आय भी 30,904 से बढ़कर 32,075 करोड़ रुपए हो गई है। टीसीएस के नतीजों पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष, क्या उम्मीद थी इतने बेहतर नतीजों की टीसीएस से? देखिए, तेजी में स्टॉक था, लगातार मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, इस एंटिसिपेशन में, इस होप में कि ये कंपनी जो है इस बार स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली नंबर्स डिलीवर करेगी, और कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। एक्सपेक्टेड था कि एक मजबूत परफॉर्मेंस डिलीवर होगी, और उससे कहीं बेहतर, बाजार उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन इस कंपनी ने डिलीवर करा है। इनफैक्ट हाईएस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर हुई है पिछले कई क्वार्टर्स में, और ये जो Q4 का परफॉर्मेंस है पिछले 14 क्वार्टर्स में सबसे बेहतर इस कंपनी ने डिलीवर करा है। इस तरह की मजबूती है। डॉलर आय में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा, 2.5% का उछाल होगा, और दरअसल ऑलमोस्ट 4.25% से ज्यादा की बढ़त यहां पे आई है। इनफैक्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जिसे बाजार बड़ा क्लोजली वॉच आउट करता है, 1.25% एक्सपेक्टेड था तिमाही दर तिमाही उछाल, 2% का उछाल वहां पर आया है। मार्जिन्स में भी तिमाही दर तिमाही 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। और आइसिंग ऑन द केक, हम आपसे कह रहे थे कि टीसीएस का ये 50th ईयर है, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैं, और बाजार में एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशंस हैं कि कोई स्पेशल डिविडेंड या बोनस का ऐलान होगा, और वहां पर भी दरअसल कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। 1 for 1 का बोनस का अनाउंसमेंट इस कंपनी ने कर दिया है। तो जहां तक Q4 की परफॉर्मेंस की बात है या बाजार उम्मीदों की, चाहे वो बोनस को लेकर हो, हर पैमाने पर एक थम्स अप आता हुआ इन नंबर्स के लिए। बहुत शुक्रिया आशीष इस डिटेल एनालिसिस के लिए। इधर टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश
गोपीनाथन ने उम्मीद जताई है कि कंपनी के लिए आने वाला वक्त अच्छा रहेगा। I would say incrementally we are now more confident about BFS North America than we have been in the recent past, though the revenues have still not started flowing in. Okay. But early client discussions show that there is not much of stress left in the system, and we hope that that will translate into better spend through the course of this year. Okay. But I think Q2 will be a good quarter, or Q1, our financial Q1 and their calendar Q2 will be a good quarter to validate that. वैसे टीसीएस के बेहतर नतीजों के अनुमान ने बाजार में जोश भरा था। टीसीएस में आज करीब 1% की मजबूती देखने को मिली बाजार के दौरान। इसके अलावा निफ्टी 10,550 के पार बंद होने में भी कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स भी 95 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सेशन देखने को मिला। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मेटल और आईटी शेयरों में तेजी रही, लेकिन कच्चे तेल ने थोड़ा मूड बिगाड़ा और ऑयल एंड गैस शेयरों की आज पिटाई होती हुई दिखाई दी। फ्लाइट में देरी या फिर फ्लाइट कैंसिल होने पर अब यात्रियों को मुआवजा मिलेगा। जी हां, डीजीसीए ने नए चार्टर में हर्जाने का प्रस्ताव शामिल करने का यहां बात रखी है। इस प्रस्ताव में 5 से 20,000 रुपए तक के हर्जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ओवर बुकिंग की स्थिति में यदि एयरलाइन यात्री को किसी प्लेन में चढ़ने से रोकती है तो यात्री को 5,000 रुपए का हर्जाना देना होगा उसे। इसी तरह से अगर कनेक्टिंग फ्लाइट देरी की वजह से छूट जाती है तो यात्री को हर्जाने के तौर पे 20,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा हवाई यात्रा के दौरान घायल हो जाने या मौत होने के कारण 1 करोड़ का मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। फ्लाइट में 6 घंटे से ज्यादा की देरी होने पर यात्री को पूरा किराया वापस भी दिया जाना होगा। हालांकि एयरलाइंस इस पूरे प्रस्ताव का विरोध कर रही है। संसदीय समिति ने आईटी मंत्रालय से कहा है कि वो फेसबुक और दूसरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से लिखित में गारंटी ले कि वो ना तो चुनाव में दखल देंगी और ना ही चुनावों को प्रभावित करेंगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की अगुवाई में आज आईटी पर संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें यह बात कही गई। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, संसदीय समिति ने आईटी मंत्रालय से कुछ बातें कही हैं ताकि सोशल मीडिया साइट्स को कंट्रोल में रखा जाए, इसलिए कि वो चुनाव के दौरान किसी तरह का हस्तक्षेप, इन्फ्लुएंस ना फैलाए। दरअसल आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय के ऊपर संसद के स्थायी समिति की बैठक हुई और इस बैठक में मुद्दा ये था कि आखिर कैसे फेसबुक जैसे दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट आपके डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और चुनाव में किस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर चर्चा के बाद संसद के स्थायी समिति के जो अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर, जो कि खास बात यह है खुद भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने आदेश दिया और कहा कि आईटी मंत्रालय को इस बात की लिखित गारंटी लेनी चाहिए फेसबुक और दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट से कि वो आगे चल करके भारत के चुनाव में किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं करेंगे। भारत के चुनाव में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर वो दखल नहीं देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी हैरानी जताई गई कि आखिर जिस तरीके से भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, उससे जुड़े हुए आंकड़े आखिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के पास क्यों नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंत्रालय को यह भी कहा गया कि आप फेसबुक या फिर दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट से इस बात की भी लिखित में जानकारी लीजिए कि आखिर उनके प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या क्या कदम उठाने वाले हैं। आईटी मंत्रालय को यह भी कहा गया कि आप आगे चल करके एक लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाइए ताकि लोगों के जो डेटा है उसका दुरुपयोग ना हो, सोशल नेटवर्किंग साइट इसका दुरुपयोग ना करें। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चुनाव के दौरान कुछ ऐसी चीजें ना चले जिससे लोग प्रभावित हो, उसका इंतजाम करने की यहां पर कोशिश। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि रीइंबर्समेंट पर सीधे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने सफाई जारी की है। लक्ष्मण हमारे साथ बने हुए हैं। तो लक्ष्मण, क्या सफाई आई है वित्त मंत्रालय की तरफ से रीइंबर्समेंट को लेकर, क्योंकि बार बार ये बात आ रही थी कि जीएसटी लगेगा रीइंबर्समेंट जो आपकी सैलरी में आपके साथ आते हैं।
दरअसल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों केरल में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने एक फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया कि अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारी को कैंटीन की सुविधा मुहैया कराता है और इसके एवज में कर्मचारी से वो चार्ज वसूलता है तो उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि इसके पीछे दलील ये दी गई कि ये कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए आउटवर्ड सप्लाई है। अब इस फैसले का मतलब कुछ टैक्स एक्सपर्ट ने ये निकाला कि यानी कंपनी अगर अपने कर्मचारी को किसी भी तरह का रिम्बर्समेंट देती है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि टैक्स एक्सपर्ट का ये जो अनुमान है ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी रिम्बर्समेंट होगा कर्मचारियों का उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो रिम्बर्समेंट आपके साथ जो सैलरी को लेकर जो करार हो रहा है उसका हिस्सा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी के हिस्से के तौर पर अगर किसी रिइंबर्समेंट का जिक्र किया जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, तो उस रिइंबर्समेंट पर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई कंपनी ऐसा रिइंबर्समेंट दे रही है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, आपके सैलरी का हिस्सा नहीं है, तो उस पर आपको जीएसटी देना पड़ सकता है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अब रीइंबर्समेंट भी अगर जीएसटी के दायरे में आएंगे तो उनकी जेब में पैसे कम आएंगे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि कहां वो टैक्सेबल होगा और कहां नहीं। आगे बढ़े, सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की दोबारा जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनहित याचिका का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी याचिका से न्यायपालिका की छवि भी धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट के मुताबिक जो दस्तावेज रखे गए हैं उससे साफ है कि जज लोया की मौत स्वाभाविक थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जज लोया की मौत के मामले में 4 जजों ने जो कुछ बताया उन बातों पर शक करने की कोई वजह नहीं है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर इस मामले में हमला बोला। राहुल गांधी पर अमित शाह की छवि खराब करने का आरोप लगाया। This case was not a case activated by public interest, but basically driven to promote Congress interest and cause damage to the interest of the BJP in general and our national president Shri Amit Shah in particular. वहीं कांग्रेस जज लोया की मौत की दोबारा जांच पर अड़ी हुई है। कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो आखिर सरकार जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देती? जांच से परहेज क्यों? सरकार को भी आगे बढ़कर बजाय जांच का विरोध करने के यह कहना चाहिए था कि हम जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत है ही नहीं तो ठीक बात की जांच होने में गुरेज क्यों होना चाहिए? जब सरकार में बैठे सत्तासीन हुक्मरान जांच के विरोध में लामबंद खड़े नजर आते हैं तो वो अपने आप में संशय पैदा करता है। मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में फैसला देने वाले जज के रविंद्र रेड्डी का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें अपनी छुट्टियां खत्म कर ड्यूटी पर वापस लौटने के लिए कहा है। हैदराबाद एनआईए कोर्ट ने जज रविंद्र रेड्डी ने असीमानंद सहित 5 आरोपियों को बरी करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेड्डी ने इस्तीफे का कारण निजी बताया था। और जियो ने बदली टेलीकॉम की तस्वीर, ग्राहकों के हाथ भी हुए मजबूत। देखिए इस ब्रेक के बाद। रिलायंस जियो ने लॉन्च के बाद से पिछले 1.5 साल के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री की तस्वीर बदलकर रख दी है। इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट के मुताबिक जियो के आने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और देश को करीब 65,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, रिलायंस जियो की एंट्री से ग्राहकों को किस तरह से फायदा हो रहा है और क्या कहती है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट?
देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट ये कहती है कि रिलायंस जियो के बाजार में आने से लोगों को 3 बड़े फायदे जो है वो हुए हैं। एक तो डाटा का कंजप्शन जो है वो बढ़ा है। पहले रिलायंस जियो के आने से पहले करीबन 200 मिलियन GB डाटा जो है वो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये डाटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई इसके अंदर और अब लोग 1 बिलियन GB डाटा जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ा है। अगर सारे फैक्टर समान रहते हैं और इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है बढ़ता है तो इकॉनमी आपकी जो है वो ग्रो करती है। इकॉनमी जो आने वाले दिनों में 5.85% की दर से जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि इंटरनेट से काफ़ी सारे डिजिटल एप्लीकेशन जो है वो लोग इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तीसरा इसका एक बड़ा फ़ायदा देखने को ये मिला है कि जो डाटा की कॉस्ट थी वो काफ़ी कम आई है। पहले 152 रुपये प्रति GB के हिसाब से डाटा जो है वो मिल रहा था, लेकिन वो घट करके अब 10 रुपये प्रति GB के हिसाब से जो है वो मिल रहा है। यानी कि पूरे 1 साल के अंदर लोगों को इससे 65,000 करोड़ रुपए की बचत जो है वो ही है। हालांकि कंपटीशन जो है मार्केट में वो काफ़ी बड़ा है। जो काफ़ी पहले हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन जो है उसकी वजह से कम हो गया है। पहले 8 से 10 कंपनियां इस पूरे फील्ड में काम कर रही थी, अब वो घट करके 4 कंपनियां जो है वो रह गई हैं। लेकिन जो भारतीय एयरटेल है उसको भी कहीं ना कहीं इस बार घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पहली बार होगा कि 15 साल के अंदर भारतीय एयरटेल का किसी क्वार्टर में उसको लॉस जो है वो होगा। आइडिया सेलुलर पिछले 6 क्वार्टर से जो है घाटे में, लेकिन इसी वजह से कंसोलिडेशन जो है पूरे सेक्टर के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन लोगों का फ़ायदा जो है वो काफ़ी पहुंचा है। उनको सस्ता डाटा मिला है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन जो है वो मिला है, इंटरनेट का कंजप्शन जो है वो बढ़ा है, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पूरी मार्केट जो है वो शिफ्ट कर गई है, वॉइस की जगह डाटा के ऊपर जो है वो शिफ्ट कर गई है और ये डाटा से काफ़ी ग्रोथ जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, जिसका फ़ायदा लोगों को भी होगा। जी असीम, बहुत शुक्रिया। तो जियो बदल रहा है लोगों की जिंदगी। आगे बढ़े हम। एस्सार स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल और न्यू मेटल की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। NCLT ने आर्सेलर मित्तल और न्यू मेटल की बोली पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई। मनीष, आज NCLT ने क्या कहा? जी देखिए, NCLT की 2 जजेस की बेंच ने आज ये एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें आर्सेलर मित्तल और न्यू मेटल दोनों के लिए राहत की बात है। जो RP है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, उन्होंने COC को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया था। वो थी सेक्शन 29A, जिसका अमल हुआ था 22 सितंबर 2017 को और इसके पहले ये बिडिंग हो चुकी थी। बिडिंग किस लिए थी मैं आपको बता दूं कि एस्सार स्टील के लिए थी। करीब 50,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया है उसके डिफॉल्ट होने के लिए, मतलब उसको खरीदने के लिए बोली लगाई गई थी। और ये दोनों कंपनियां जो है उनके प्रमोटर या डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हो चुके हैं या ऐसी कंपनियों से जुड़े हैं। इस आधार पर RP ने COC को एक रिपोर्ट दी थी और इन दोनों की याचिका को खारिज की थी। लेकिन आज NCLT ने कहा है कि RP को अपना खुद का व्यू बनाने की बजाय जिस तारीख से 29A सेक्शन लागू हुई है उसके बाद से नए तरीके से बीड के बारे में सोचना चाहिए और इसी को आधार बनाते हुए NCLT ने यह फैसला सुना है कि इन दोनों कंपनियों की याचिका को RP को फिर से रखना होगा COC के आगे और नई तरीके से इनकी बीड के बारे में सोचना होगा। जो दोबारा से बीडिंग की गई थी 2 अप्रैल को, उसके बारे में कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है। फिलहाल आर्सेलर मित्तल और न्यू मेटल के लिए ये राहत का फैसला है। जी बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। NCLT से मिली राहत के बाद आर्सेलर मित्तल खुश है। कंपनी के CEO संजय शर्मा ने एक बार फिर एस्सार स्टील को खरीदने की इच्छा जताई है। आर्सेलर मित्तल को अपनी एलिजिबिलिटी पर हमेशा से भरोसा था और आज भी हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं अपनी योग्यता एलिजिबिलिटी को लेकर। निपॉन स्टील के साथ पार्टनरशिप में हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल प्लान एस्सार स्टील के लिए सबमिट किया एंड वी रिमेन वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ इट। वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड, हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं एस्सार स्टील। फोर्टिस के लिए लगाई जा रही बोलियों को परखने के लिए कंपनी के बोर्ड ने आज कमेटी बना दी है। दीपक कपूर की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। कमेटी सभी प्रस्ताव पर विचार करेगी। बोलियों पर कमेटी 26 अप्रैल तक अपने सुझाव देगी। इसके बाद बोर्ड की बैठक होगी जिसमें पूरा फैसला लिया जाएगा। फोर्टिस खरीदने की रेस में 4 कंपनियां शामिल हैं। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए BMW की SUV X3 का नया अवतार। BMW ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV X3 को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। ये मेड इन इंडिया X3 है और इसकी कीमत 50 लाख रुपए है। कंपनी ने फिलहाल नई X3 का डीजल वेरिएंट ही लॉन्च किया है, जबकि आने वाले वक्त में इसका पेट्रोल वेरिएंट भी बाजार में आएगा। इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन है जो 190 bhp का पावर देगा और ये इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर
काम करता है। BMW ने आज लॉन्च की है नई X3, थर्ड जनरेशन X3 पुरानी X3 से करीब 55 kg हल्की है। इसमें अब आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 190 PS की पावर और 400 Nm का पीक टॉर्क देता है। BMW X3 में अब आपको ये की मिलती है, ये काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। इसमें व्हीकल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कितनी रेंज बाकी है, जितना पेट्रोल इसमें अवेलेबल है उसके हिसाब से काफ़ी सारी सिचुएशन से आपको बता सकती है। आप इसमें नेक्स्ट डिपार्चर कब है उसका आप टाइम सेट कर सकते हैं जिससे ये गाड़ी तैयार रहे आपके लिए। इसमें वेंटिलेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विद दिस की। और साथ ही अब इंटीरियर्स की बात करूं तो जैसे मैं बता रही थी, हमारे पास लग्जरी लाइन है, उसमें आपको लेदर इंटीरियर्स मिलेंगे। इसमें 2 कलर के ऑप्शन आपको मिलेंगे, बेज और मोका। यहाँ पर आप ये वुड इनलेस देख सकते हैं। सामने ये 10 इंच से बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और यहाँ आपके सामने ये जो इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन है ये करीब 12.3 इंचेस का है और उसमें भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। BMW X3 इस सेगमेंट में कॉम्पीट करने वाली है मर्सिडीज GLC, Audi Q5, F-Pace, Volvo XC60 जैसी गाड़ियों के साथ। तो ये थी BMW की नई X3 और फिलहाल डीजल वेरिएंट में, लेकिन आगे चल के पेट्रोल वेरिएंट भी कंपनी लॉन्च करेगी। चलिए, तो आवाज टुनाइट में आज के लिए इतना ही। आपसे लेनी होगी इजाजत, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार खबरों का अपडेट आपको मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। नमस्कार।